हेलो स्टूडेंट्स। तो राइट नाउ मैं अभी डिस्कस करूंगा आपका ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, राइट। तो एक्चुअली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द वेव्स हम लोग जनरली जब एक रीजन में दो या दो से ज़्यादा वेव जब पास करता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक वेव इधर से आ रहा है, दूसरा वेव इधर से आ रहा है, तो ये जो पार्टिकल है ना, इसका पार्टिकल का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है वो सम ऑफ द इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन मेन हमें अभी राइट नाउ मैं ये जानना चाह रहा हूँ ये कंडीशन कि अंडर व्हाट कंडीशन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज वैलिड। किस कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड है, राइट। मतलब जो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस लगाते हैं और जगह भी हम लोग लगाते हैं, कूलम्ब्स लॉ में भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस कब वैलिड होता है। ऐसे नहीं कि हर केस में हम लोग नहीं लगा सकते हैं। तो एक्चुअली इसका जो कंडीशन है ना, वो हम लोग ये वेव और ये वेव, ये यहाँ पर हम लोग वेव्स के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस अप्लाई करते हैं। लेकिन इसका कंडीशन तभी अप्लाई हो सकता है जब ये दोनों वेव ओवरलैप हो रहे हो, तो उनका शेप, उनका वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। और इस तरह का जो ये कंडीशन मैं बोल रहा हूँ ये होता है ऐसा। इसको मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। जैसे मान लो आप ऐसा करो कि आप ऐसा एक वेव लो इस तरीके से और दूसरा वेव इधर, ठीक है। अब ये जो आपको कुछ ऐसा आएगा, ये जा रहा है इधर, फिर कुछ देर के बाद ये देखिएगा ये इधर चला गया, इधर चला गया। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये दोनों वेव का जो पल्स है ना उसको कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है। मतलब इनका शेप भी वो मेंटेन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों वेव पल्स जो है ना एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट को दोनों इंडिविजुअली अटैक करेंगे और जो उनका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें दोनों का रोल होगा, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं ये शेप में चेंज नहीं हो रहा, स्पीड भी वही मेंटेन हो रहा है। अगर स्पीड ये v है, ये v है, तो ये v हो जाएगा, ठीक है। और भी देख लो, जैसे कि एक अभी दोनों वेव तो मैंने एक ही शेप का लिया था ना। अब मैं ऐसा करता हूँ, एक ये ऐसा लेता हूँ और एक दूसरा ऐसा लेता हूँ, ठीक है। तो अब क्या है कि ये जो इस तरीके से ये जा रहा है इधर, ये जा रहा है इधर, ठीक है। मतलब ये फॉर शॉर्ट टाइम ये स्ट्रिंग नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो। और बाद में आप देखोगे कि ये और ये आ रहा है इधर, सॉरी, ये जो इन्वर्टेड वाला है ये जाएगा इधर और जाएगा इधर। यहाँ भी क्या हम लोग देख रहे हैं कि ये शेप मेंटेन हो रहा है, ठीक है। तो आप बताओ मुझे कि ये जो कंडीशन क्या है कि आपका हम लोग टू या मोर देन टू वेव्स को उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस के लिए हम लोग टोटल इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट को वेक्टरली ऐड करते हैं। तो वो उसी कंडीशंस में अप्लाई होता है जब आपका कोई भी वेव एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं हो, राइट, एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं हो, ठीक है। तभी जाकर के, और देख रहे हैं आपको मैंने दिखा दिया कि ये इस तरीके का होता है, ठीक है। तब जाकर के हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस अप्लाई कर सकते हैं। और ये मान लीजिए कि आपको ऐसा है, अब ये एक इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए कि y1 f1 x प्लस x माइनस टी बाई वी, y2 f2 x प्लस टी बाई वी। तो जो रिजल्टेंट होगा, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर आपका सेटिस्फाइड है कंडीशन, जब भी आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस अप्लाई करते हो तो पहले कंडीशंस आप देख लो कि वो वैलिड है कि नहीं, वहाँ वैलिडिटी है कि नहीं, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं। तब जाकर को y इक्वल टू y1 प्लस y2 f1 t माइनस एक्स बाई वी प्लस f2 t प्लस एक्स बाई वी, ठीक है। मतलब ये आपका मतलब क्या हुआ कि जो y नेट होता है
जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर वैलिड होता है तो ये मतलब क्या है कि व्हेन टू और मोर वेव्स when two or more waves passes simultaneously from any region then net displacement region or at any point then net displacement of that point is sum of individual displacement राइट। ये होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब उसमें हम लोग जो जैसे कि वाई ए साइन A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और Y2 A2 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो इसमें हम लोग ए नेट y इजकल टू Y1 प्लस Y2, ठीक है, वैलिड है, POS लग रहा है, तो ए नेट इजकल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा। ठीक है, अभी देख लीजिए यहाँ पर जो इनका दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक है ना, मान लीजिए कि मैं ऐसा करता हूँ, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अभी डेल्टा लेता हूँ। ठीक है ना, और अभी डिफरेंट हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो यहाँ पर मैंने डेल्टा क्या है, ये दोनों का फेज डिफरेंस है ना, डेल्टा जो हो गया फेज डिफरेंस हो गया। अब ये देखना इसमें जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू जो होती है ना, वो डिपेंड करता है डेल्टा से। कोई जरूरी नहीं है कि डेल्टा आपका कांस्टेंट भी हो, समटाइम्स आपका डेल्टा जो आता है 2k x, तो ये खास करके इसका स्टैंडिंग वेव में यूज होता है। ठीक है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब किस तरह का आपका एम्पलीट्यूड आएगा। अभी तो ये एम्पलीट्यूड कांस्टेंट आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा है, तो ये इससे क्या मिलेगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। लेकिन अगर ये डेल्टा x 2k आएगा ना, तो इससे जो आपका एम्पलीट्यूड मिलेगा वो x डिपेंडेंट होगा। ये स्टैंडिंग वेव में होता है। ठीक है, ट्रैवलिंग वेव में तो हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो खास करके ये जब दोनों वेव सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, तो उनका रिजल्टेंट जो होगा वो ट्रैवलिंग वेव ही बनेगा, क्योंकि इसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट आ रहा है। और स्टैंडिंग वेव जो पढ़ाने वाला हूँ नेक्स्ट, उसमें तो लोकेशन वाइज क्या होगा, एम्पलीट्यूड चेंज करेगा। ठीक ना, तो ये चीज़ है आपको। और दूसरा एक और बात है, ये आपका रिफ्लेक्शन वेव में क्या होता है, ये रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन है ना, ये भी आपका डिस्कशन करते हैं। तो इसमें तुम समझो कि जैसे कि सपोज दैट कि ये कोई दीवार है और ये स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो रिजिड वॉल से जब ये आपका वेव टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो उसका जो शेप चेंज हो जाएगा। ये दोनों के बीच में डेल्टा फाई या फाई बोलो, वो पाई हो जाएगा। तो मतलब ऐसा कि जब कोई वेव डेंसर मीडियम से जब टकराता है तो उसका चेंज करता है, और अगर रेयर मीडियम से टकराएगा तो कुछ नहीं होगा। जैसे कि ये वेव है और इसमें एक रिंग है, और ये एक मतलब यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स बिल्कुल जीरो है, तो ये जा रहा है, फिर ये आपको इसी तरीके से रिटर्न बैक हो जाएगा। अब इसमें ध्यान देना है कि डेंसर मीडियम रेयर मीडियम का मतलब क्या है, उसका डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है, उसका स्पीड ऑफ द वेव से मतलब है। मतलब ये डेंसर में क्या होगा, आपका स्पीड क्या होगा, लेस होगा, स्पीड लेस होगा। रेयरर में क्या होगा, स्पीड आपका ज़्यादा होगा। तो अगर कोई ऐसा मीडियम जहाँ पर स्पीड लेस हो रहा है तो फिर वो इन्वर्ट करेगा, और कोई ऐसा मीडियम जहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, तो फिर वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ऐसा आप मतलब कोई एक, अब जैसे कि लाइट वेव में तो हम पानी और ये लेते हैं, स्ट्रिंग वेव में क्या होगा,
दो स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। जैसे कि अब ये थोड़ा सा हेवी स्ट्रिंग हो गया और ऐसा है, अब इसमें कोई एक वेव जनरेट हो रहा है, तो कुछ ट्रांसमिट वेव, तो अब देखिए ये पतला है, मतलब इसका क्या बोलते हैं, म्यू जो है आपको लेस है, टेंशन मान के चलिए दोनों में सेम है, तो स्पीड का क्या होता है टी बाई म्यू। तो ये हम लोग इसके हिसाब से देखें, इसमें स्पीड ज़्यादा है तो ये रेयरर हो गया, ठीक है। तो अब देखो इसमें जा रहा है तो क्या होगा, ये तुम्हारा वो तो ऐसे जाएगा, ये ट्रांसमिटेड वेव हो गया, ये वो तो आपको ट्रांसमिटेड वेव का जो शेप होता है वो नहीं चेंज होता है, चाहे कोई भी मीडियम हो। और ये देखना अब ये यहाँ पर ये पहले क्या था, डेंसर में था, रेयरर में था, तो जो रिफ्लेक्ट करेगा वो आपको इस तरीके से, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, वो आपका शेप नहीं चेंज होगा क्योंकि वो रेयर मीडियम से टकरा रहा है। और उल्टा मान लो ऐसा है, अब ये देखना ये जा रहा है, तो ट्रांसमिट करने के बाद ये देखना ये डेंसर हो गया और ये हो गया रेयरर, तो ये तो डेंसर से टकरा रहा है तो इसका शेप चेंज कर जाएगा, ऐसे आएगा, ठीक है। और वो तो आपका ट्रांसमिटेड वाला उसी तरीके से जाएगा, ट्रांसमिटेड का तो शेप चेंज नहीं होता है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि आपको रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कैसे होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग इसमें एक और भी टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, ये आपका स्टैंडिंग वेव, ठीक है, ये स्टैंडिंग वेव है ना। तो स्टैंडिंग वेव एक्चुअली अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया था। चलिए स्टैंडिंग वेव भी दो ट्रैवलिंग वेव से बनता है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ये आपका ये स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। अब एक वेव इधर से जा रहा है और ये मान लीजिए कि वेव जा रहा है और यहाँ से टकराने के बाद वो वेव इधर आ रहा है और इधर से एक वेव भेज रहे हैं। तो जब ये दोनों का, और सुपरपोजिशन तो वैलिड है ही, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो जब दोनों का जो यहाँ पर सुपरपोजिशन होगा और वहाँ से जो रिजल्टेंट वेव बनता है ना, उसको स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें एम्पलीट्यूड दोनों का सेम, प्रेफरेबली सेम होता है, या थोड़ा डिफरेंस भी तो चलेगा, लेकिन अपन ज़्यादा सिलेबस में यही है, दोनों का ओमेगा भी सेम, एफ फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होगा, भी स्पीड भी सेम, तो के भी सेम हो जाएगा, क्योंकि के इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा बाई भी होता है, भी वेव स्पीड हो गया, ठीक है। तो व्हेन टू ट्रैवलिंग वेव्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर इम्पोज, देन अ न्यू वेव इज फॉर्म्ड एंड दैट वेव इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। अब जो ट्रैवलिंग वेव के समय जो आप स्ट्रिंग का आपको विजुअल दिख रहा था, जो वो उस तरह का विजुअल नहीं दिखेगा, स्टैंडिंग वेव में अलग विजुअल दिखेगा। और ये स्टैंडिंग वेव में t माइनस एक्स बाई भी और t प्लस एक्स बाई भी नहीं आने वाला। तो अब देखो इसमें इधर जा रहा है तो y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इधर से जो ये इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, राइट, ये हो गया। तो क्या बोला मैंने कि व्हेन टू ट्रैवलिंग वेव्स मूविंग इन द opposite directions with the same frequency, same wavelength, same speed, they superimposed and a new wave is formed. मीन्स अब एक नया टाइप का वाइब्रेशन मिलेगा स्ट्रिंग में, जो ट्रैवलिंग वेव में, जो आपको जैसे कि आपने यहाँ ट्रैवलिंग वेव डिस्कस की, अगर आप भेज रहे हैं तो ये पार्टिकल वाइब्रेट हो रहा है, फिर अगला अगला अगला, ऐसे एनर्जी कंटिन्यूअस ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन इसमें थोड़ा स्ट्रिंग का, जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग है तो इस टाइप का कुछ, या ऐसा कुछ इस तरीके से, वो मैं शेप दिखाता हूँ आप लोगों को कैसे। पहले मैं थोड़ा मैथमेटिकल डिस्कशन कर लेता हूँ। अब देखो मैं ए नेट निकालना चाह रहा हूँ, ये देखना पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये देखना इसका ओमेगा टी प्लस के एक्स, इसमें से तो डेल्टा तुम्हारा आ गया 2kx। देखो मेन यही चीज़ है इसमें, यहाँ पर डेल्टा इज नॉट कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पर ये आपका एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो हर जगह डेल्टा अलग अलग होगा। अगर मान लो अब x जीरो यहाँ है तो यहाँ पर फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। अगर एक मान लो वेव यहाँ से जा ही रहा है और उधर से रिफ्लेक्टेड वेव यहाँ पर आ गया,
तो यहाँ पर आपका डेल्टा एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो मेजर ये है आपका, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बन रहा है, अगर आप इसका एम्पलीट्यूड निकालोगे जो नया वेव बन रहा है, तो नया वेव का एम्पलीट्यूड जानना होगा और उसके बाद तुम्हें उसका क्या बोलते हैं वेव का इक्वेशन जानना होगा और फिर एनालाइज करना होगा कि वो ट्रैवलिंग वेव से कैसे डिफ़र कर रहा है और जो स्ट्रिंग का जो परफॉर्मेंस है ट्रैवलिंग वेव के समय कैसा है वो परफॉर्म कर रहा है, वाइब्रेशन किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहा है, और जब वो स्टैंडिंग वेव डेवलप हो गया तब उसका वाइब्रेशन का परफॉर्मेंस कैसा है, ये एनालिसिस करनी पड़ेगी आपको फिजिकली और मैथमेटिकली, और ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो, तो ए जो तुम्हारा हुआ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2a² कॉस कितना 2kx, राइट, 2kx, दिस इज द 2 है, राइट। तो इसमें कितना हो गया आपका 2a², ये तो कॉमन हो गया, 1 प्लस कॉस 2kx, और ये एक आइडेंटिटीज है 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो दिस इज 2a² एंड 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो फाइनली 2a मीन्स थीटा kx, देखना यहाँ 2 थीटा है तो वी आर यूजिंग थीटा हेयर, तो दिस इज द 2a cos kx, राइट। ये हो गया एम्पलीट्यूड जो नया वेव बना। हाँ, तो ये देखिए अब थोड़ा नया मिल रहा है। पहले हमारे ट्रैवलिंग वेव में y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के एक्स, ठीक है। लेकिन अभी हमें इसमें आपको जो दिख रहा है ये एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंस दिख रहा है 2a cos के एक्स, मतलब वो x पर डिपेंड कर रहा है। अगर हम ये बात करें ये स्ट्रिंग का, तो हर पार्टिकल का जो एम्पलीट्यूड होगा अलग अलग होगा, और कुछ ऐसे एम्पलीट्यूड होंगे कि जिनका, क्योंकि ये cos के एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच में, अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो अधिक से अधिक कोई 2a होगा, किसी का 0 होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें cos का ग्राफ पता है। अब यहाँ पर जो पार्टिकल आएगा, ठीक है, वो उसकी एम्पलीट्यूड 0 होगी, ठीक है ना। तो कुछ एम्पलीट्यूड इसका 0 होगा और कुछ का मैक्सिमम होगा 2a होगा। एक्चुअली वो जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होता है, कुछ ऐसा एकदम परमानेंट आपका रेस्ट में रहेंगे, मतलब लग रहा है कि यहाँ पर कोई क्लैंप किया गया है, लेकिन ऐसे फिजिकली कोई क्लैंप नहीं किया गया है, लेकिन आपको ऐसा यहाँ क्लैंप किया गया है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा, और दूसरा आपको थोड़ा मैं इसमें ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस लगाता हूँ, ये तो आपको एम्पलीट्यूड हो गया, ठीक है ना। और यहाँ से कुछ कुछ बातें मिल रही हैं, जैसे यहाँ पर आपका x आपका क्या है 0 है, तो अब ये इसमें हम लोग थोड़ा उसका देख ले इक्वेशन कैसा बन रहा है स्टैंडिंग वेव का, ठीक है। तो इक्वेशन जो हम लोग को देखना है, अब इसमें जैसे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो ये साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला चल रहा है इसमें, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2a साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d, तो तुम्हारा हो जाएगा इसमें, मतलब ऐसे तो ये 2 साइन c प्लस डी बाई टू एंड कॉस c माइनस डी बाई टू। और मेरे लिए तो इजी हो गया क्योंकि ऑलरेडी मैं इसका निकाल चुका हूँ, और तुम इसे वैल्यू ऐड करके देखोगे तो ये 2 कॉस के एक्स ऑलरेडी निकाला था मैंने एम्पलीट्यूड, एंड साइन ओमेगा टी, ठीक है ना, इस तरीके से। तो देख लो ये तुम्हारा ये फंक्शन ऑफ t माइनस एक्स बाई वी इसमें नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, फंक्शन ऑफ t प्लस एक्स बाई वी नहीं इन्वॉल्व हो रहा है, इसलिए तुम्हारा ट्रैवलिंग वेव नहीं है। लेकिन हाँ, ये वेव ज़रूर है। एक्चुअली तुमको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन जो वेव का होता है, y को डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, डबल डिफरेंशिएट करते हो y को एक बार t के रेस्पेक्ट में और एक बार x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो तुमको y का इक्वेशन दिख रहा है ना, अगर इसको तुम 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार t के रेस्पेक्ट में और एक बार x के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका वी स्क्वायर क्या है, v वेव स्पीड है, ये आने वाला है। तो इसका मतलब 100% दिस इज द वेव, तो दैट्स वाई वी इट इज कॉल्ड ए स्टैंडिंग वेव। और अब ये देख लो आप इसमें कि तुम्हें जो कि आपका
2a cos के x, ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड आ गया 2a cos के x। अब ये देखना, ध्यान देना है कि जब तुम ये एम्पलीट्यूड आ रहा है ना, तो तुम्हारा ये साइन ओमेगा टी और ये वाला साइन साइन यूज हो रहा है। अब वो तुम चाह रहे हो कि अगर एम्पलीट्यूड को स्टैंडिंग वेव में ये देखना तुम्हारा y हो गया और इसका जो 2a cos के x एम्पलीट्यूड है, और इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि इसमें एक तरह से देखा जाए तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। तो ये एक तरह से बोले तो इट इज नथिंग, इट इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन एज ए टोटल स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का हर पार्टिकल का सिंपल हार्मोनिक मोशन में अप एंड डाउन मोशन कर रहे हैं अलग अलग एम्पलीट्यूड से, ठीक है, अलग अलग एम्पलीट्यूड से, ठीक है। मतलब ये एम्पलीट्यूड है 2a cos के x साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी आपका ये SHM की तरह बिहेव करा रहा है ना। तो इस तरीके से होता है इसमें कि ये आपको जो रस्सी का है, रस्सी का डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर एम्पलीट्यूड आपका अलग अलग आएगा, है ना। इसको हम लोग ग्राफ से भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 2a cos के x साइन ओमेगा टी। तो ये तो अभी समझ में आ रहा है कि ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, ठीक है। और इसमें स्टैंडिंग वेव में आपका हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या है, अलग अलग है, ठीक है। लेकिन वो जितने उनका जो सबका फेज, हर पार्टिकल का फेज तो ओमेगा टी ही होगा ना, SHM, ठीक है। ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, दे ऑसिलेट्स इन द सेम फेज, ठीक है, दे ऑसिलेट्स इन द सेम फेज। इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो उससे भी हमारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था कि जैसे कोई स्टैंडिंग वेव मान लो y इज इक्वल टू मुझे 2a साइन के x साइन ओमेगा टी ऐसा फॉर्म करना है, तो तब क्या होगा। तो देखो तुम्हारा अब ये सोचना है, ये थोड़ा मैं मैथमेटिकल चीज़ डिस्कशन कर रहा हूँ, यही मुझे मेन पर्पस था। क्योंकि देखो कभी कभी क्या होता है कि तुमको ना स्टैंडिंग वेव दिया रहेगा, तुमको TW1 और TW2 ट्रैवलिंग वेव तुम्हें पता करना होगा, ठीक है। तो कैसे पता करोगे, देखो तुम्हें लाना किस में है, 2a साइन के x। तो देखो अगर तुम दोनों साइन साइन लोगे तो तुम्हारा पाथ डिफरेंस कितना आ रहा है, kx 2kx आ रहा है, 2kx आ रहा है। कॉस कॉस भी लोगे तो 2kx आएगा, तो फिर तुझे वो तो फिर कॉस में ही आएगा ना, क्योंकि जो a का फॉर्मूला हो रहा है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा या कॉस डेल्टा जो भी, तो ये तो इसका तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा आ रहा है। ये जो एक फैक्टर आया था 1 प्लस कॉस 2 थीटा, हाँ ये ध्यान देना, अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा आएगा ना तो इसका 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ये तुमको अगर माइनस साइन तुमने ऐसा कर दिया यहाँ पर, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो एम्पलीट्यूड होगा स्टैंडिंग वेव का वो साइन थीटा में आ जाएगा। आता है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, और बच्चों को समझ में नहीं आता वो याद करते हैं, लेकिन आपको समझना है कि क्या क्या फैक्टर मैं यूज कर रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट है। कि देखो भैया, पहले तुम 1 प्लस कॉस 2 थीटा बनाए थे, जब तुम ये वाला कब बनेगा, जब तुम दोनों साइन ले लोगे, साइन साइन में एक साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरा साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। कॉस भी लोगे, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तभी तुमको यही बनने वाला है। हाँ, लेकिन अगर तुम ना एक ना ले लिया ऐसा साइन में और एक ले लिया माइनस में, ठीक है, तो फिर ये बन जाएगा 1 माइनस। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, जैसे y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दूसरा लोगे y इज इक्वल टू माइनस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा। या जो तुम्हारा अब ऐसा लिख सकते हो y1 और y2, तो ये y2 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई हो जाएगा। गेटिंग नाउ। तो अब देखो इसमें देखो कि तुम्हारा जो फेज डिफरेंस होगा डेल्टा जो होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये के एक्स 2kx प्लस पाई हुआ, राइट। तो फिर तुम्हारा जो a होगा इसमें 2a स्क्वायर कॉमन 1 प्लस कॉस 2kx प्लस पाई, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये 1 कॉस 2kx प्लस पाई कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 2kx, राइट। तो ये तुम्हारा अब जो होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। गेटिंग नाउ। तो ये a जो हो रहा है, ये a नेट जो हो रहा है आपको, ये 2a स्क्वायर अंडर रूट 2
साइन स्क्वायर के एक्स, ठीक है। तो दिस इज द 2a साइन के एक्स। तो आई होप ये चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि आपका अगर स्टैंडिंग वेव कॉस में दिया हुआ है तो इसका मतलब कि y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, या y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स। लेकिन अगर तुम्हारा इसमें दिया हुआ है तो इसका मतलब कि एक तुम्हारा ए साइन ओमेगा टी और दूसरा माइनस है, या ऐसा भी हो सकता है इसको ऐसा y1 इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरा y2 इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, थैंक यू।